दोस्तों एक सवाल, क्या एक देश पूरी दुनिया के समंदर का मालिक बन सकता है? नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों जरा सोचिए कि कल सुबह आप उठते हैं, न्यूज ऑन करते हैं और पता चलता है कि दुनिया के सबसे जरूरी समंदर से गुजरने वाला हर तेल टैंकर, हर कार्गो शिप अब एक टोल टैक्स देगा। और यह टैक्स जाएगा किसको? अमेरिका को। नहीं, यह किसी भी फ्यूचरिस्टिक फिल्म का सीन नहीं है। यह पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी ग्लोबल स्टोरी है। 24 भी मैं क्यों कहूं, मैं कहता हूं कि मुश्किल से शायद 8 बजे ट्रंप साहब ने अपने ट्रुथ सोशल पे इसको पोस्ट किया है। और हां, जब आप इसको देखेंगे 8 बजे तो ये 24 घंटे पूरे हो चुके होंगे। दोस्तों एक ऐसी स्ट्रेट जिसकी चौड़ाई कुछ जगह सिर्फ और सिर्फ 33 किलोमीटर है, जिसके बारे में शायद आपने स्कूल के भूगोल में एक लाइन पढ़ी होगी। आज वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी, आपकी जेब, आपके पेट्रोल पंप और शेयर बाजार तक को हिला रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, सवाल यह है कि क्या कोई एक देश, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, किसी इंटरनेशनल वाटरवे का गार्जियन बनने का ऐलान कर सकता है? और अगर हां, तो उसके बाद दुनिया कैसी दिखेगी? तो चलिए आज इसी बिग पिक्चर को समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ट्रंप ने कहा क्या है। तो सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए और पहला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा, चाहे ईरान का साथ मिले या ना। दूसरा, अमेरिका ईरान से जुड़े जहाजों और उसके ग्राहकों के लिए एक बार फिर ब्लॉकेट लगा रहा है, यानी सिर्फ ईरान के जहाज रोके जाएंगे और बाकी सारी दुनिया के लिए स्ट्रेट खुली रहेगी। और तीसरा और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा था उस मैसेज में कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब से द गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट कहलाएगा और इस सिक्योरिटी सर्विस के बदले वहां से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% की दर से अमेरिका को रिइंबर्समेंट यानी कि भरपाई मिलेगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह प्रोसेस तुरंत शुरू होगा और अमेरिका की नेवी की अगुवाई वाला ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर इस ब्लॉकेट को लागू करने का ऐलान भी कर चुका है। अब यहां एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, यह ट्रंप का ऐलान है, यह इंटरनेशनल लॉ नहीं है और न ही यह किसी संधि या यूएन रिजोल्यूशन से पास हुआ फैसला है। एक ट्रुथ सोशल पोस्ट और असली दुनिया में उसका लागू होना, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है और आज हम यही फासला समझने वाले हैं। आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है? अगर आप मैप में देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच वो पतली सी जलधारा है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ती है। इसकी सबसे सकरी जगह पर चौड़ाई सिर्फ करीब 33 किलोमीटर है और शिपिंग लेन तो और भी पतली है, लेकिन इसी छोटी सी जगह से दुनिया के करीब 20% ऑयल ट्रेड और एक बड़ा हिस्सा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का गुजरता है। यह ऐसे समझिए कि दुनिया के हर 5 बैरल तेल में से 1 बैरल इसी नैरो पैसेज से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, ये सारे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स इसी रास्ते पर निर्भर हैं और इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है एशिया पर। 2024 के आंकड़ों के हिसाब से यहां से गुजरने वाले करीब 84% क्रूड ऑयल और 83% एलएनजी की मंजिल एशिया है और उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा जाता है चीन, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया के। भारत के लिए यह और भी सीधा मामला है। भारत अपनी क्रूड ऑयल जरूरत का करीब 85% इंपोर्ट करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट से आता है। यूरोप के लिए भी यह गल्फ से जुड़ने का एक अहम रास्ता है। तो जब हम कहते हैं कि हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, तो यह कोई एग्जरेशन नहीं दोस्तों, यह सीधा सीधा गणित है। दोस्तों अमेरिका को इसकी परवाह क्यों है? तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जब अमेरिका खुद एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है तो उसे हॉर्मुज की इतनी फिक्र क्यों है? तो इसका जवाब समझने के लिए हमें दशकों पीछे जाना होगा। 1980 के दशक में जब इराक ईरान वॉर के दौरान कुवैती जहाजों पर हमले हो रहे थे, तब भी अमेरिकी नेवी ने वहां एस्कॉर्ट और प्रोटेक्शन सर्विस दी थी। यानी अमेरिका का पर्शियन गल्फ में मिलिट्री रोल कोई नई बात नहीं है। अमेरिका की 5th फ्लीट, जिसका हेडक्वार्टर बहरीन में है,
दशकों से इस पूरे इलाके में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी नेविगेशन की आजादी को बनाए रखने का काम करती आई है। ट्रंप खुद अपने बयान में कहते हैं, हमने 50 साल से ज्यादा समय तक इस स्ट्रेट को गार्ड किया और कभी भी उसका पैसा नहीं लिया। यहां अमेरिका की सोच सिर्फ ऑयल सिक्योरिटी की नहीं है, यह ग्लोबल इन्फ्लुएंस, मिलिट्री प्रेजेंस और यह दिखाने की भी कोशिश है कि दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट्स पर अमेरिका की मौजूदगी बनी रहे, खासकर तब जब ईरान के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है और फरवरी से चल रही यह जंग शांत होती नजर नहीं आ रही। दोस्तों, क्या अमेरिका लीगली ऐसा कर सकता है? यह वो हिस्सा है जहां चीजें सबसे ज्यादा उलझती हैं, तो इसे हमें समझना जरूरी है। इंटरनेशनल वाटर से जुड़ा सबसे बड़ा कानून है UNCLOS, अनक्लॉज कह सकते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले स्ट्रेट्स में ट्रांजिट पैसेज का राइट होता है, यानी कोई भी देश वहां से गुजरने वाले जहाजों को बेरोक टोक जाने देने के लिए बाध्य है। यहां दिलचस्प बात यह है कि खुद अमेरिका की अपनी सरकार के लोग इस पर सहमत नहीं दिखाई देते। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो पहले खुद कह चुके हैं कि किसी भी देश को इंटरनेशनल वाटर वे पर टोल या फीस लगाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यह मौजूदा इंटरनेशनल लॉ है। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी सीधा बयान दिया है कि इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले स्ट्रेट से गुजरने पर फीस लगाने का कोई लीगल आधार नहीं है। तो विडंबना यह है कि जब ईरान ने पहले ऐसे ही टोल लगाने की बात कही थी तो अमेरिका ने खुद उसे इल्लीगल बताया था, और अब वही तर्क ट्रंप के अपने प्रपोजल पर भी लागू होता है। मैरीटाइम लॉ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि इसे टेक्निकली टोल नहीं बल्कि एक एस्कॉर्ट सर्विस चार्ज की तरह पेश किया जा रहा है, यानी जो जहाज अमेरिकी कॉन्वॉय प्रोटेक्शन लेना चाहें वो पैसा दें, लेकिन इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी तक साफ नहीं है कि 20% किस चीज का, कार्गो की वैल्यू का या सिक्योरिटी ऑपरेशन की कॉस्ट का। यह सवाल मैरीटाइम एक्सपर्ट्स खुद पूछ रहे हैं। और दोस्तों, इस मसले पर ईरान की तरफ से रिएक्शन आना शुरू भी हो चुका है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि स्ट्रेट पर कंट्रोल असल में ईरान का है और उसे भी इस सर्विस के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने 20% की दर को बहुत ज्यादा बताया। मिलिट्री लेवल पर देखें तो ईरान पहले भी इस स्ट्रेट में जहाजों पर हमले कर चुका है, माइंस और ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी वजह से यहां पर शिपिंग ट्रैफिक कई बार लगभग रुक चुका है। डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर आप देखें तो ईरान इसे अपनी सोवरेनिटी पर हमला बता सकता है और इंटरनेशनल फोरम में इसे उठा सकता है। इकोनॉमिक लेवल पर अगर आप देखें तो ईरान की खुद की ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी पहले से बुरी तरह प्रभावित है, और एक एंगल जो अक्सर भुला दिया जाता है रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स का। पिछले महीनों में क्षेत्र में जो एस्केलेशंस देखने को मिला है उसमें ऐसे ग्रुप्स की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां किसी सेंसेशनल प्रेडिक्शन में जाने के बजाय बस इतना समझना जरूरी है कि तनाव के आगे बढ़ने के कई रास्ते खुले हुए हैं। अब दोस्तों, चीन के एंगल को भी समझना जरूरी है। चीन इस पूरी कहानी में सबसे खामोश लेकिन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। हॉर्मुज से गुजरने वाले करीब 70% ऑयल की मंजिल चीन, भारत, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश हैं, और इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है। चीन की एनर्जी सिक्योरिटी सीधे इस स्ट्रेट की स्थिरता पर टिकी है। अगर अमेरिका असल में यहां टोल कलेक्टर या गार्जियन की भूमिका में आ जाता है तो चीन के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा अमेरिकी मिलिट्री और पॉलिसी डिसीजंस पर और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। इसी वजह से चीन आगे चलकर वैकल्पिक रूट्स जैसे पाइपलाइन नेटवर्क्स और अल्टरनेटिव सप्लायर्स पर और तेजी से काम कर सकता है। यह ट्रेंड पहले से चल रहा है, लेकिन यह ऐलान उसे और स्पीड दे सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भारत पर इसका असर। जी हां,
हमें इस हिस्से को समझना जरूरी है क्योंकि जो हमें सबसे ज्यादा छूता है, टच करता है, और वो है कि भारत पर इसका इंपैक्ट। तो भारत अपनी क्रूड ऑयल जरूरत का करीब 85% इंपोर्ट करता है, ये मैं पहले आपको ऊपर बता ही चुका हूं। और इस जंग के शुरू होने के बाद से भारत अपने हॉर्मुज के रास्ते आने वाले करीब 40% क्रूड फ्लो को पहले ही खो चुका है, और इसका सीधा असर पड़ा है इन्फ्लेशन पर, क्योंकि जब क्रूड महंगा होता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां प्रतिदिन करीब 1000 करोड़ रुपए तक का नुकसान झेल रही हैं, क्योंकि वो पेट्रोल डीजल की कीमतें कंज्यूमर्स को बचाने के लिए कम रखे हुए हैं। यह पॉलिसी कब तक टिकेगी, यह एक बड़ा सवाल है। अब करंट अकाउंट पर दबाव भी बढ़ जाता है क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। रुपया पहले ही अपने ऑल टाइम लो लेवल्स को छू चुका है, क्योंकि ज्यादा महंगे ऑयल इंपोर्ट का मतलब है डॉलर की ज्यादा डिमांड। शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम भी ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि जब कोई इलाका हाई रिस्क जोन घोषित होता है तो इंश्योरर्स प्रीमियम बढ़ा देते हैं और कुछ मामलों में कवरेज देने से मना भी कर देते हैं। और अगर अब उसके ऊपर 20% का एक्स्ट्रा चार्ज भी जुड़ जाए तो यह लागत सीधे कंज्यूमर तक पहुंचती है, और शेयर बाजार में भी इसका असर साफ दिखाई देता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इस साल के पहले 4 महीनों में ही भारतीय इक्विटी से $20 बिलियन से ज्यादा निकाल चुके हैं, जो पिछले पूरे साल के आउटफ्लो को भी पार कर चुका है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर यह सप्लाई शॉक लंबा खिंचा तो भारत की जीडीपी ग्रोथ इस फिस्कल ईयर में घटकर करीब 6.7% तक आ सकती है, जो पिछले साल 7.7% थी। यानी एक ट्रुथ सोशल पोस्ट जो हजारों किलोमीटर दूर लिखी गई, उसका असर सीधे आपके पेट्रोल पंप, आपकी ईएमआई और आपके पोर्टफोलियो तक पहुंचता है। अब दोस्तों, यहां पर एक गहरा सवाल उठता है कि क्या यह ऐलान सिर्फ एक इकोनॉमिक फैसला है या दुनिया के रूल्स बेस्ड ट्रेड सिस्टम से हटकर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की तरफ एक शिफ्ट है। जो लोग इसका समर्थन करते हैं उनका तर्क है कि जब कोई देश दशकों तक बिना पैसे लिए किसी रूट को सुरक्षित रखता आया है तो उसे उसका मुआवजा मांगने का हक है, खासकर तब जब बाकी देश उस सिक्योरिटी का फायदा फ्री में उठाते रहे। और जो लोग इसकी आलोचना करते हैं उनका कहना है कि अगर आज एक देश किसी इंटरनेशनल वाटर वे पर फीस लगाने लगे तो कल दूसरे शक्तिशाली देश भी अपने पास मौजूद स्टेट्स और चोक पॉइंट्स पर ऐसा ही कर सकते हैं, और इससे पूरा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम जो अभी तक अनक्लॉस यानी कि UNCLOS जैसे कॉमन नियमों पर टिका है, धीरे धीरे जिसकी ताकत उसका नियम वाले मॉडल में बदल सकता है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों, यह बहस अभी शुरू हुई है और इसका जवाब आने वाले महीनों में साफ होगा। दोस्तों, अब ये हम देखते हैं कि 3 पॉसिबल सिनारियोस क्या हैं और आगे क्या हो सकता है। तो 3 संभावित सिनारियोस आप देखें तो पहला सिनारियो कि यह ऐलान ज्यादातर सिंबॉलिक रह जाता है, यानी अमेरिका ब्लॉकेड और मिलिट्री प्रेजेंस तो बढ़ाए रखता है लेकिन 20% वाला फीस सिस्टम कभी ठीक से लागू ही नहीं हो पाता, क्योंकि इंश्योरर्स, शिपिंग कंपनियां और सहयोगी देश इसे व्यवहारिक तौर पर मुश्किल पाते हैं। और दूसरा सिनारियो है कि एक लिमिटेड इंप्लीमेंटेशन जहां कुछ खाड़ी देश और अमेरिका के सहयोगी इस कॉन्वॉय स्टाइल सिस्टम को स्वीकार कर लेते हैं और यह एक ऑप्शनल एस्कॉर्ट सर्विस के तौर पर सीमित रूप में चलने लगता है। और तीसरा सिनारियो, तनाव और बढ़ता है, ईरान का रिएक्शन तीखा होता है और यह पूरा मामला एक बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव में बदल जाता है, जिसका असर सिर्फ इस रीजन तक सीमित नहीं रहता। इनमें से कौन सा सिनारियो सच होगा यह अभी कहना दोस्तों जल्दबाजी होगी, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे बड़े ऐलानों का नतीजा अक्सर इन तीनों के बीच ही कहीं होता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है बिग पिक्चर कंक्लूजन की। तो इस पूरी कहानी को कुछ लाइनों में समेटते हैं। ट्रंप का ऐलान एक बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन यह अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट ही है और इसका लीगल और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कई सवालों के घेरे में है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी की जान है और इस पर होने वाला कोई भी बदलाव भारत जैसे बड़े इंपोर्टर देशों को सीधे प्रभावित करता है। इंटरनेशनल लॉ के तहत इस तरह के टोल को लेकर पहले से भारी असहमति है और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका खुद यही तर्क ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। भारत के लिए यह ऐलान महंगाई, रुपये और शेयर बाजार तीनों मोर्चों पर एक नई चुनौती लेकर आता है। और सबसे बड़ी बात, यह पूरा एपिसोड हमें दिखाता है कि आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स
कितने गहरे जुड़े हुए हैं। समंदर के बीच लिखा गया एक सोशल मीडिया पोस्ट आपके किचन के गैस सिलेंडर तक की कीमत बदल सकता है। तो सवाल यह नहीं है कि क्या अमेरिका खुद को हॉर्मुज स्ट्रेट का गार्जियन कह सकता है। असली सवाल यह है, क्या दुनिया एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो रही है जहां स्ट्रेटेजिक वाटरवेज अब सिर्फ इंटरनेशनल लॉ से नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा जियोपॉलिटिकल पावर से तय होने लगेंगे। यह जवाब आने वाले हफ्तों और महीनों में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, जिस दिन दुनिया के सबसे अहम समंदर पर मालिकाना हक की बहस शुरू होती है, उस दिन से दुनिया थोड़ी बदल चुकी होती है। दोस्तों, जो बिग पिक्चर नहीं देखता वो सिर्फ खबरें देखता है, और यदि आप बिग पिक्चर देखते हैं तो आप खबरों के पीछे की कहानी को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि मैं और मेरी टीम यह प्रयास करते हैं कि जो खबर है उसका मंतव्य आपको आसान सी भाषा में समझाया जाए। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे कमोडिटी टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा है उस तक इसका पूरा विश्लेषण ठीक से पहुंचे और वो बेहतर तरीके से इस कहानी को समझ सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।